जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 26वां टॉपिक राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए राजपूत राजवंशों की वन बाय वन जो वंश है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वंश जो आता है राजपूत राजवंश का वह गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम। ठीक ना, याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वंश और वंश के संस्थापक। तो प्रतिहार वंश का जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट जो द्वितीय था उसको कौन हराया? ठीक ना, तो गोविंद तृतीय ने हराया था। किसको? नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ठीक ना। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का अगर सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा की बात किया जाए तो कौन था? तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कैनौज बनाई थी और वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि धारण की। मिहिर भोज था सबसे प्रतापी राजा जो था, वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो कैनौज में बनाया था। ठीक ना। वो विष्णु का भक्त था। वो किसका भक्त था? तो विष्णु का भक्त था। और विष्णु भक्त के सम्मान में आदि बराह की उपाधि धारण की थी। ठीक ना। विष्णु भक्त होने के कारण कौन सी उपाधि धारण किया? तो आदि बराह की उपाधि धारण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर जो थे वो कहाँ रहते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ठीक ना। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल यानी 1036 ईस्वी में था। ठीक ना। इस वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो कौन हुआ? तो यशपाल हुआ। ठीक ना, जिसका कार्यकाल कितना है? 1036। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंग पाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। और दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया? तो तोमर नरेश अनंग पाल ने की। कब किया? तो 11वीं शताब्दी के मध्य में की थी। ठीक ना। और उसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जो आता है नया वंश जो है गढ़वाल वंश, जिसको कोई राठौर राजवंश भी कहा जाता है। सब जो है राजपूत राजवंश के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अब गढ़वाल राजवंश के अंतर्गत गढ़वाल राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक जो था कौन था? तो चंद्रदेव था। ठीक ना। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। ठीक। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसे कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक ना। गढ़वाल जो वंश था इसका सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई था तो कौन था? तो गोविंद चंद्र था। ठीक ना। और इसके मंत्री कौन थे? लक्ष्मीधर, जो कि शास्त्रों के प्रकांड पंडित था। ठीक ना। और उसने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा है? कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। ठीक ना। लक्ष्मीधर जो था शास्त्रों का क्या था? प्रखंड पंडित था। और उसने कौन सा ग्रंथ लिखा? ठीक ना। कृत्य कल्पतरु। ठीक ना, कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ के धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। और गोविंद चंद्र की एक रानी थी कुमार देवी जिसका नाम था, उसने सारनाथ में क्या चीज़ बनवाया? धर्मचक्र का जीन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता की अपहरण कर लिया था। ले, ये तो बहुत गड़बड़ा दिया। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लिया था। ठीक ना। संयोगिता कौन थी? तो जयचंद की पुत्री थी और उसको स्वयंवर से उठा के लेकर भाग गया। कौन? पृथ्वीराज तृतीय अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार डाला। ठीक ना। इस वंश का अगर अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था। ठीक ना। और जिसे गोरी ने कब? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार दिया। अब इसके बाद दूसरा नया वंश आता है चौहान वंश, या उसी को चौहान वंश कहा जाता है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अछित्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। ठीक ना। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव था। ठीक ना। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छत्र था। ठीक ना, अहिच्छत्र। बाद में अजय राज ने द्वितीय ने इसकी अजमेर नगर में स्थापना की। ठीक ना। बाद में जो अजय राज द्वितीय आया तो अच्छे क्षेत्र की राजधानी को कटा कहाँ ले गया? अजमेर नगर स्थापना की। और अजमेर नगर को ही इसने क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक आड़े राज्य
अणु राज्य के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक में रचना की है। इस वंश का अगर सबसे शक्तिशाली राजा की बात किया जाए तो अर्णोराज के पुत्र जो थे विग्रहराज, ठीक ना, कौन थे विग्रहराज, कौन थे तो अर्णोराज के पुत्र थे, ठीक ना, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक ना, विशलदेव। इनका कार्यकाल क्या है 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ, जिसे हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज तृतीय चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। सोमदेव विग्रहराज जो क्या थे तो सोमदेव जो थे विग्रह 4 के राजकवि थे। इन्होंने क्या किया, ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ठीक ना, इसका जो है शुरू में क्या था, मस्जिद शुरू में था, ठीक ना। अब विग्रहराज द्वारा एक क्या था, विद्यालय था, मतलब पहले विद्यालय था अब मस्जिद हो गया है, ठीक ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद शुरू में क्या था तो विद्यालय था। कौन बनाया था तो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का जो है अंतिम शासक कौन था तो पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदाई जो था पृथ्वीराज, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रवरदाई, ठीक ना। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, ठीक ना, जिसकी रचना कौन है पृथ्वीराज रासो। और राज कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, ठीक ना, तो चंद्रवरदाई ने। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिससे पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ तो 1191 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। प्रथम युद्ध कब हुआ तराइन का तो 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, हार हो गई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई। लेकिन तुरंत 1 साल के बाद जो है तुरंत द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया और गौरी जो है वह जीत गया। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वंश आता है वो परमार वंश है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था, ठीक ना। परमार वंश का संस्थापक कौन था तो उपेंद्र राज था, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ थी तो धारा नगरी, ठीक। अब प्राचीन राजधानी थी उज्जैन, ठीक ना, यानी जो प्राचीन राजधानी थी कहाँ थी, उज्जैन थी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था तो राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किया, ठीक ना। राजा भोज क्या किया कि भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया, ठीक ना। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। यानी कि नैषधीय चरित के लेखक कौन थे तो श्रीहर्ष थे और प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे तो मेरुतुंग थे, ठीक ना। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चलिए आगे राजा भोज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है, ठीक ना। राजा भोज जो थे वो चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे, ठीक ना। अब भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग का उल्लेख है। कहने का मतलब राजा भोज बहुत कुछ जानता था, ठीक ना। चिकित्सा, गणित और व्याकरण, ठीक ना, उस पर अनेक सा ग्रंथ लिखा और वास्तुशास्त्र के भी उसके पास जानकारी थी। 9 साहस चरित के रचयिता पदम गुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। 9 सहसा के चरित के रचयिता जो थे पदम गुप्त और 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान जो है वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज को कविराज कहा जाता था, ठीक ना। राजा भोज को क्या कहा जाता था, कविराज, ठीक ना।
भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज ने अपनी राजधानी में कौन सा मंदिर बनवाया था? तो सरस्वती मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। और इस मंदिर के परिसर में कौन चीज विद्यालय खोला गया था? तो संस्कृत विद्यालय। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज के शासनकाल में क्या था? धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रकांड केंद्र थी। जो धारा नगरी थे जो का विद्वान भी रहते थे और विद्या का भी केंद्र था, ठीक ना। धारा नगरी जो था विद्या और विद्वान का सेंटर था। और इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। कौन? राजा भोज। राजा भोज कौन सा मंदिर बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि भोजपुर में एक झील भी बनवाया था। तो भोजपुर नगर की स्थापना कौन किया? तो राजा भोज ने किया, ठीक है। परमार वंश के बाद तोमर वंश और उसके बाद चहमान वंश और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। परमार वंश के बाद कौन आया? तो तोमर वंश का। और उसके बाद कौन आया? तो चहमान वंश। अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो चंदेल वंश। तो चलिए आइए पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है, ठीक ना। प्रतिहार साम्राज्य के जब पतन हो गया तो उसके बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेलखंड का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। जैसे ही मतलब प्रतिहार वंश खत्म हुआ तब चंदेल वंश अब स्टार्ट हुआ। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कौन था? तो जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक है, ठीक ना। कब किया था? 831 ईस्वी में किया। चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो ननुक। कब किया था? 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी और राजा भंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी, ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो थी, ठीक ना। और प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी, ठीक ना। कालिंजर कहाँ है? तो महोबा में है, ठीक। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। यानी कि कौन सा राजा था जो कालिंजर से खजुराहो ले गया था? तो उसका नाम है राजा धंग। चांदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। तो चंदेल वंश का सबसे स्वतंत्र और प्रतापी राजा की बात की जाए तो यशोवर्मन है, ठीक ना। यशोवर्मन ने क्या किया कि कनौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया और वहाँ से एक विष्णु की मूर्ति दी, ठीक ना। किसको हराया? प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और वहाँ से एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसको लाकर उन्हें खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया, यानी लगवा दिया। धंग ने जिनकनाथ, ठीक ना, जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा, ठीक ना, 999 ईस्वी में किया गया। धंग देव ने गंगा यमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। धंग ने जिननाथ, कौन कौन सा देखिए, धंग ने कौन कौन सा मंदिर बनाया? जिननाथ, ठीक ना, विश्वनाथ और वैद्यनाथ का मंदिर का निर्माण कराया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक ना। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है घंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। घंग देव ने गंगा यमुना के संगम जो इलाहाबाद में है शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी और क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। चंदेल शासक जो विद्याधर था कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, ठीक ना। चंदेल का जो शासक था विद्याधर वो कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, पहले ही हार मान लिया था। ड्यू टू दिस उसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। अब विद्याधर ही एक ऐसा अकेला भारतीय था, नरेश था, मतलब राजा था, जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। यानी कि जो महमूद गजनबी जो सफलता पाने की जो आकांक्षा रखता था, ठीक ना, उसको विरोध किया, प्रतिरोध किया।
चंदेल शासक कृतिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। चंदेल शासक जो कृतिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने क्या किया, किसकी रचना किया, प्रबोध चंद्रोदय की, ठीक ना। और इन्होंने महोबा के समीप कृति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। कौन, यही कृष्ण मिश्र। कौन सा सागर बनाए, कृति सागर, ठीक। अल्लाउद्दौला नामक दो सेनानायक परमीदेव के दरबार में रहते थे और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अल्लाउद्दौला नामक दो जो थे, ठीक ना, अल्लाउद्दौला नामक जो दो सेनानायक जो थे परमदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान क्या कर दी थी, गंवा दी थी, यानी कि युद्ध में मर गए थे। चंदेल शासक का अंतिम शासक परमीदेव थे और 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजयदेव ने उनकी हत्या कर दी। यानी कि चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था परमीदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बन गया, मतलब उसके अंडर में रहने लगा, जिसके कारण उसके मंत्री अजयदेव ने उसकी हत्या कर दी, यानी हार मान लिया था, इसलिए उसके मंत्री ये हत्या कर दिया। सोलंकी वंश एवं गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम था, इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सबसे पहले सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया, तो मूलराज प्रथम ने किया। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो अहिलवाड़ थी, ठीक ना। मूलराज प्रथम जो था कौन सा धर्म मानता था, तो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक ना। भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक ना। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया, ठीक ना। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया, ठीक ना। दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसको किसने बनवाया, तो सामंत विमल ने। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। सोलंकी वंश का अगर सबसे शक्तिशाली शासक की बात किया जाए तो जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। और प्रसिद्ध जो जैन विद्वान थे हेमचंद्र जयसिंह किसके दरबार में रहते थे, तो सिद्धराज के दरबार में, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे हेमचंद्र। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापना की। और माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वज जो उसके पूर्वज थे, दादा और बाप, उसके पूर्वजों की गजारोहियों की मूर्ति क्या की, स्थापना की, ठीक ना। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल घंटा ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले समय में, ठीक ना, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको पास पहुंच जाए। चलिए, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो सोलंकी के राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक ना। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ था, तो सोलंकी के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर जो है किसने बनवाया था, तो जयसिंह सिद्धराज ने ही बनवाया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था और वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी शासक जो कुमारपाल है वो जैन के क्या था, मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन था, तो भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद के गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। भीम द्वितीय के एक सामंत था लवण प्रसाद, ठीक ना। उन्होंने क्या किया कि बघेल वंश, गुजरात में कौन सा, बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। बघेल वंश का ही कर्ण द्वितीय जो था वो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का क्या किया था, मुकाबला किया था। चलिए, अब अगला राजवंश जो है कलचुरी या चेदी राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो कोकल था, ठीक ना। कौन था, कोकल था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का शक्तिशाली शासक गांगे देव था।
जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और पूर्व मध्यकाल के स्वर्ण सिक्कों में विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। ठीक ना। कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो यही गांगदेव था। ठीक ना, गांगेयदेव था, जिस जो कौन सा उपाधि धारण किया था, तो विक्रमादित्य का। ठीक ना। पूर्व मध्यकाल में जो स्वर्ण सिक्का विलुप्त हो गया था उसको उन्होंने क्या किया, फिर से प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगा कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ठीक ना। कलचुरी वंश का अगर सबसे महान शासक की बात किया जाए तो कर्णदेव था, और उन्होंने क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कौन सा उपाधि धारण किया, त्रिकलिंगा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। और प्रसिद्ध कवि जो थे राजशेखर, वो किसके दरबार में रहते थे, कलचुरी के ही राज दरबार में रहते थे। चलिए, अंतिम वंश है सिसोदिया वंश है, इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा। तो अंतिम वंश जो है सिसोदिया वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक ना। सिसोदिया वंश जो था अपने को क्या कहते थे, तो सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ के में शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे, मेवाड़ में। और मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़ थी। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। तो कभी कोई पूछ देता है कि विजय स्तंभ निर्माण किसने कराया था, तो राणा कुंभा ने कराया है। याद रखना है कि किसके उपलक्ष्य में, तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, तो कौन कराया, तो राणा कुंभा ने। कहाँ करवाया, तो चित्तौड़ में करवाया है। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, तो खतौली का युद्ध। ठीक ना। और कब हुआ, तो 1518 ईस्वी में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास खत्म होता हुआ, अब जो है नया टॉपिक जो आएगा वो मध्यकालीन भारत इतिहास, मेडिवल इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो 27वां जो है टॉपिक जो है भारत पर अरबों का आक्रमण जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।